चलिए क्लास 10th में फटाफट एक स्पीड में ले रही हूँ। आवर एनवायरनमेंट बहुत ही फास्ट ले रही हूँ, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत बेसिक चैप्टर है, तो प्लीज़ इसको एनसीईआरटी से थोड़ा रीड भी कर लेंगे और एक बारी मेरा ये ओवरव्यू सुन लेंगे, चैप्टर अपने आप लर्न भी हो जाएगा, प्रिपेयर भी हो जाएगा, राइट। सो आवर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को अगर हम देखें तो हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत तरह की चीज़ें हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। सो बेसिकली एंड प्लस वी हैव वेदर कंडीशंस ऑल्सो, टेम्परेचर वगैरह फ्लक्चुएट करता है। सो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि बायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं और एबायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं। बायोटिक फैक्टर्स सारे हो गए जो लिविंग फैक्टर्स हैं आपके, जैसे कि आपका प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, माइक्रोब्स एक्सेट्रा। एंड एबायोटिक जो नॉन लिविंग है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉइल, रेनफॉल, ये सारे क्या हो गए, एबायोटिक फैक्टर्स। दिस इज़ व्हाट इज़ द इकोसिस्टम, इट इज़ रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, राइट। अब हमारे इकोसिस्टम में सब कुछ एक बैलेंस में चलता है। हम लोग प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, फिर देन हमारा वेस्ट होता है, उससे ऑटोमेटिकली प्लांट्स को मैन्योर वगैरह मिलती है, एंड प्लांट्स O2 देते हैं एंड CO2 लेते रहते हैं, प्लस बहुत तरह के एनिमल्स दूसरे एनिमल्स से फीड करते हैं। तो एक तरह से एक बैलेंस हमारे इकोसिस्टम का मेंटेन्ड है। हमें जितने भी ये नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं, चाहे वो आप कह लो लेक्स हो जाए, रिवर्स हो जाए, फॉरेस्ट वगैरह हो जाए, इन्हें कभी भी क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप सेल्फ क्लीनिंग होती है इनकी। बट जो हमारे घर में हम कह सकते हैं मैन मेड इकोसिस्टम हम बनाते हैं, एक्वेरियम हो गया, छोटा सा पॉन्ड हो गया, गार्डन हो गया, उसे हमें क्लीन करने पड़ते, डेड लीव्स वगैरह उसमें से निकालनी पड़ती हैं गार्डन में से। एक्वेरियम में भी कोई फिश वगैरह मर जाए तो उसे रिमूव करना पड़ता है, पानी को चेंज करना पड़ता है। तो बेसिकली जो नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं वो सेल्फ सस्टेनिंग है, बट जो मैन मेड इकोसिस्टम्स हैं उनको थोड़ा बहुत ह्यूमन एफर्ट चाहिए होता है। प्लस साथ ही साथ क्या होता है, एक्वेरियम्स भी ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ता है, एक्वेरियम्स भी काफ़ी हद तक सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं, गार्डन्स भी। क्यों? क्योंकि जितने भी ये इकोसिस्टम्स हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो, उसमें होते हैं बैक्टीरिया यानी कि डीकम्पोजर्स। अब ये डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, दो काम करते हैं, दो मेन फंक्शन। पहला तो ये जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, प्लांट्स, एनिमल्स के डेड रिमेन्स, ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, सड़े गले पेड़ पौधे वगैरह सब, उसको ये डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वापस सॉइल में ऐड करते हैं, ठीक है। दे डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर एंड रिप्लेनिश द सॉइल अगेन विद द न्यूट्रिएंट्स। साथ ही साथ ये इनको डिकम्पोज करके एनवायरनमेंट की क्लीनिंग में हेल्प करते हैं। तो ये क्लीनर्स भी होते हैं, स्कैवेंजर्स बोलते हैं इनको। तो जितने भी ये डिकम्पोजर्स हैं, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, ये स्कैवेंजर्स हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स को वापस सॉइल में रिप्लेनिश करते हैं। अब इकोसिस्टम में चलती रहती हैं कुछ फूड चेन्स एंड फूड वेब्स। क्या होती हैं फूड चेन्स? जैसे ग्रास ईटन बाय डियर ईटन बाय लायन, तो ये क्या हो गई, फूड चेन। तो बेसिकली क्या है फूड चेन? इट इज़ अ चेन कंप्राइजिंग ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स विच डिपिक्ट्स हु ईट्स whom। अब ग्रास डियर को नहीं खाएगी, डियर ही ग्रास को खाएगा, तो ग्रास एरो, डियर एरो, लायन। दैट मीन्स क्या है फूड चेन? इट इज़ अ चेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच डिपिक्ट्स हु ईट्स whom, कौन किसको खा रहा है, ये जो चेन है इसे बोलते हैं फूड चेन। एंड ईच लेवल ऑफ अ फूड चेन इज कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल। तो ग्रास, डियर, लायन, ये तीनों क्या है, एक एक ट्रॉफिक लेवल। तो हर फूड चेन में कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे कि प्लांट्स वगैरह जो खुद खाना प्रोड्यूस करते हैं, और फिर होते हैं कंज्यूमर्स जो उन पर फीड करते हैं। जो हर्बीवोर्स हैं जो डायरेक्टली फीड करेंगे प्रोड्यूसर्स पे, वो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। फिर लायन ने फीड किया डियर पे, ये हो गए टर्शरी कंज्यूमर्स। अब डियर पे ह्यूमन पे फीड करते हैं, ठीक है, तो सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर्स हो गए लायन, प्राइमरी कंज्यूमर हो गए हर्बीवोर्स। तो बेसिक सिंपल सा लॉजिक है कि जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर पे फीड करेगा वो प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी पे फीड करेगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर, जो सेकेंडरी पे फीड करेगा वो टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। तो और क्या होता है फूड चेन में, और कैसे आप समझा सकते हो फूड चेन को? जो भी एनर्जी है ग्रास के पास थी, ग्रास से डियर की बॉडी में गई, डियर की बॉडी में से लायन की बॉडी में गई। अब लायन की बॉडी से वापस एनर्जी डियर में नहीं जा सकती, डियर से वापस एनर्जी ग्रास में नहीं जा सकती। सो बेसिकली फूड चेन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, ठीक है। तो आई डिफाइन फूड चेन, it is a chain comprising of living organisms which depicts who eat whom. Also it is a unidirectional flow of energy from one trophic level to another.
अब जो ये एनर्जी है ये कैसे मूव करती है फूड चेन में? पहली बात तो जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी पूरी अर्थ के लिए वो है सन। प्लांट्स सन से एनर्जी लेते हैं, वो हम आगे कंज्यूम करते हैं फिर, राइट। प्लांट्स सन से सिर्फ 1% एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाते हैं। अगर एग्जाम्पल है, अगर सन से 10,000 जूल्स आ रही है तो प्लांट सिर्फ इसका 1% यानी कि 100 जूल्स ही एब्जॉर्ब कर पाएंगे। बाकी सारी एनर्जी अर्थ पे लाइट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में रह जाती है, ठीक है। तो प्लांट्स एब्जॉर्ब 1%, तो मान लो 10,000 जूल्स आया था जिसका 1% प्लांट्स ने लिया, यानी 100 जूल्स प्लांट्स के पास आ गए। अब आगे के सारे ट्रॉफिक लेवल्स पे एनर्जी सिर्फ 10% जाएगी प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल से। मतलब अब जब ग्रास पे डियर ने फीड किया तो डियर के पास ग्रास से सिर्फ 10% एनर्जी आएगी। तो 100 जूल का 10%, 10 जूल डियर के पास जाएगा, बाकी 90 जूल ग्रास अपने लाइफ प्रोसेस के लिए यूज़ करेगी, राइट। ऐसे ही अब डियर पे लायन ने फीड किया तो लायन के पास डियर से 10% जाएगी, तो 10 था डियर के पास, उसका 10% कितना हो गया, 1 जूल। So the energy at any trophic level is 10% of the previous trophic level. This is called as 10% law. तो food chain में चलता है 10% law, that energy at each trophic level is 10% of the previous trophic level. This is 10% law. ठीक है, चलिए और क्या होता है फूड चेन में? देखो, क्योंकि एनर्जी धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसीलिए इट इज़ प्रेफर्ड कि फूड चेन छोटी होनी चाहिए। जितनी लंबी फूड चेन होगी उतनी एनर्जी कम होती जाएगी, डिपेंड एज पर द 10% लॉ। सो दैट इज़ वाई इट इज़ प्रेफर्ड कि जो एनर्जी हो, जो फूड चेन्स हैं वो छोटी होनी चाहिए, शॉर्टर होनी चाहिए, ताकि एनर्जी का कंटेंट सफिशेंट रहे हर ट्रॉफिक लेवल पे, ठीक है। और क्या होता है बेसिकली फूड चेन में? हम लोग प्लांट्स वगैरह को आज के लिए में सब फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड सब डाल रहे हैं। ये जो हार्मफुल केमिकल्स हैं ये धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। मान लो एक प्लांट था मेरे पास, उस एक प्लांट पे मैंने 20 मिलीग्राम केमिकल डाला, ठीक है। डियर ने अपनी लाइफ में ऐसे 5 प्लांट्स खाए, तो उसकी बॉडी में कितना गया? एक के पास 20 था तो 5 के पास कितना होगा? 100। तो ये 100 मिलीग्राम केमिकल किसकी बॉडी में चला गया? एक डियर की बॉडी में। तो एक प्लांट के पास 20 मिलीग्राम था, लेकिन एक डियर के पास कितना हो गया? 100 मिलीग्राम। ऐसे ही अब एक लायन ने अपनी लाइफ में 5 डियर खाए, तो एक डियर के पास 100 था तो 5 के पास 500, तो एक लायन की बॉडी में 500 मिलीग्राम केमिकल हो गया। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज बायोलॉजिकल magnification, that the amount of harmful chemicals it keeps on increasing in the food chain and the highest level is at the topmost trophic level। जो सबसे बड़ा ट्रॉफिक लेवल है, सबसे लास्ट में होगा, सबसे ज़्यादा केमिकल उसी के पास होगा। दिस इज़ कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो पेज नंबर 261 पे राइट साइड पे दे रखा है ऊपर, this phenomena is called biological magnification, that is the harmful chemicals gets accumulated in our bodies and the highest level is at the highest trophic level। और मोस्टली क्या होता है कि ह्यूमन्स ही एक टॉप मोस्ट लेवल ऑक्यूपाई करते हैं। प्लांट्स पे किसने ईट किया? गोट ने। गोट को किसने खाया? ह्यूमन्स ने। प्लांट्स को डायरेक्टली खा लिया ह्यूमन्स ने, तब भी ह्यूमन्स सबसे लास्ट वाला ट्रॉफिक लेवल हो गया। प्लांट्स को खाया हैन ने, हैन को खाया ह्यूमन्स ने। तो अगर आप देखो ये तीनों फूड चेन में सबसे हाईएस्ट, सबसे टॉप मोस्ट लेवल कौन सा आ रहा है? ह्यूमन्स ही आ रहा है। सो मेजॉरिटी फूड चेन्स में ह्यूमन्स ही टॉप मोस्ट लेवल पर होता है, तो हमारी बॉडी में ही सबसे ज़्यादा केमिकल इकट्ठा हो रहा है, यानी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन सबसे ज़्यादा ह्यूमन्स में देखा जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं कि ये एनवायरनमेंट जो है हमारा वो कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है हमारी एक्टिविटीज़ से। सबसे पहले हम यही बात करते हैं ओजोन लेयर की। वी आर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC यूज़ कर रहे हैं। ओजोन क्या करती है? ओजोन सन की हार्मफुल UV रेस को अर्थ पे नहीं आने देती और हमें बचा के रखती है स्किन कैंसर वगैरह से, राइट। बट बिकॉज वी यूजिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डिओड्रेंट्स, एयर कंडीशनर, परफ्यूम्स वगैरह, इन सब में, कार के कूलेंट्स में, रेफ्रिजरेटर में, इन सब में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि एरोजोल्स होते हैं। ये केमिकल्स धीरे धीरे ओजोन को ख़त्म करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हार्मफुल UV रेस अब अर्थ पे आ पा रही हैं एंड इट इज़ हार्मफुल फॉर अस, ठीक है। तो ओजोन बनती कैसे है? वैसे तो ऑक्सीजन के ऊपर UV जब फॉल करती है तो वो 2 ऑक्सीजन में ब्रेक होता है। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे रखा है ये पेज नंबर 262 पे। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ब्रेक करता है 2 ऑक्सीजन में बाय द एक्शन ऑफ UV। फिर एक ऑक्सीजन वापस O2 से कंबाइन करके क्या बनाता है? ओजोन। तो दिस इज़ हाउ ओजोन इज़ फॉर्म्ड इन एटमॉस्फेयर। बट
क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ये कंबाइनिंग वापस नहीं हो पा रही है O2 और O की, और धीरे धीरे ओजोन का अमाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, हार्मफुल यूवी रेज सीधा अर्थ पे पहुंच रहे हैं। और हमारी एक्टिविटीज़ कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, गार्बेज, हम लोग इतना सारा कूड़ा प्रोड्यूस करते हैं, खासकर नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, मेटल्स, ग्लास, ये सब जो डिकम्पोज ही नहीं होता, सालों साल सॉइल में पड़ा रहता है, वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट करता है, डिटर्जेंट हम यूज़ कर रहे हैं, सालों साल वो नदियों में ऐसे ही बहता रहता है। सो वी आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ गार्बेज जो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, वेस्ट जनरेट कर रहा है बहुत सारा। हाँ, ऑब्वियसली हम सारा का सारा बायोडिग्रेडेबल भी अगर प्रोड्यूस करेंगे तो भी कई साल लगेंगे उसे डिकम्पोज होने में। तो द मेन पॉइंट इज़ दैट ह्यूमन्स आर जनरेटिंग टू मच ऑफ गार्बेज जो एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है। चैप्टर इज़ ओवर, सो एक बार इसको थॉरली रीड कर लीजिएगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।